नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 29 नवंबर 2015 रविवार 29 नवंबर 2015 संडे। और आज का टॉपिक है फॉरेन डोमिनेशन ओवर इंडिया इज इंक्रीजिंग इवन आफ्टर नरेंद्र मोदी नमो हैज बिकम पीएम। मतलब कि भारत पर विदेशियों का प्रभाव नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद भी बढ़ रहा है, उसके ऊपर ये वीडियो है। अब दो तीन क्वेश्चन है कि कुछ लोग कहते थे कि भाई मैंने कुछ एक साल से मतलब काफ़ी महीनों से वीडियो नहीं बनाया, 6-8 महीनों से वीडियो नहीं बनाया। उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे देखोगे, ये राइट टू रिकॉल ग्रुप चैनल, तो राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, वेल्थ टैक्स, जीएसटी क्यों ख़त्म करना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, सेल्स टैक्स, वैट एक्साइज क्यों ख़त्म करने चाहिए, ट्रांजैक्शन टैक्स क्यों ठीक प्रपोजल नहीं है, ये सारे वीडियो मैंने बना दिए। तो जहाँ तक सॉल्यूशंस का सवाल है मैंने वीडियो बना दिए। अब बात आती है करंट टॉपिक की, तो उसमें एक था कि भाई अभी नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तो एक आध साल उन्हें काम करने दो, उसके बाद 1-1.5 साल के बाद पता चलेगा कि उनकी डायरेक्शन क्या है या डायरेक्शन चेंज हुआ है या नहीं। इसलिए एक एक करंट टॉपिक पे और एक एक करंट टॉपिक पे न्यूज़ वीडियो बनाना ठीक भी नहीं है। जो मेन ट्रेंड है, जो कि मीडिया में नहीं आते, जो चीज़ मीडिया में नहीं आती है वही मुझे कहनी चाहिए, और जो सॉल्यूशन है उसी पे फोकस करना चाहिए। तो अब 1.5 साल में क्लियर दिख रहा है कि जो 1991 की पॉलिसी थी मनमोहन सिंह की, वो करीब करीब वही पॉलिसी चालू रही है, सिर्फ कवर बदला है उसका। थोड़ा बहुत जो चेंज आया है वो इसलिए क्योंकि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हम दाऊद को शायद ख़त्म करने में या वापस लाने में सफल रहे। पाकिस्तान के सामने भी हमें कुछ सफलता मिलेगी, इसलिए क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान है वो थोड़ा प्रो चाइना हो रहा है, और इस्लामिक टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में घर्षण बढ़ रहा है। इसलिए हो सकता है अमेरिका अब भारत को ज़्यादा सपोर्ट करे, और अमेरिका भारत को सपोर्ट करेगा तो हमें पाकिस्तान के सामने में लड़ने में आसानी रहेगी। लेकिन वो तब तक जब तक कि अमेरिका खुद भारत पे कंप्लीट डोमिनेशन नहीं करना चाहता। तो अब जहाँ तक इकोनॉमिक पॉलिसी का सवाल है, तो 1991 में जो पॉलिसी थी एफडीआई की कि हर एक सेक्टर में एक के बाद एक हर एक सेक्टर विदेशियों को सौंपना, वो करीब करीब चालू रही है, बस उसका कवर बदल गया है। जैसे पहले एफडीआई होता था तो लोग चिल्लाते थे कि विदेशी आ रहे हैं, अब एफडीआई को कवर दे दिया मेक इन इंडिया का। तो मैकडोनाल्ड ने भारत में बर्गर बनाया तो कि भाई मैकडोनाल्ड आ गई, भारत की इकोनॉमी कंट्रोल में आ जाएगी। अब मैकडोनाल्ड भारत में बर्गर आता है तो मेक इन इंडिया का लेबल रहेगा। भाई कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आएगी, एफडीआई लगाएगी, तो जाहिर है उत्पादन वो भारत में ही करेगी। एफडीआई का मतलब ही ये है। तो एफडीआई आ रही थी, वो ने उसके सारे नेगेटिव पॉइंट कम करने के लिए ऊपर मेक इन इंडिया का लेबल बना दिया। उसके बाद जो कुछ एक विदेशी कंपनियां थी जैसे facebook.com है, google.com है, वो नेट न्यूट्रलिटी को भारत में ख़त्म करना चाहती थी। तो नेट न्यूट्रलिटी नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दी और नाम दे दिया डिजिटल इंडिया। हकीकत में देखो तो डिजिटल इंडिया में जो चीज़ यदि मान लो कुछ गरीब लोग हैं जो कि बैंडविड्थ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक रास्ता था कि BSNL अपनी क्वालिटी इंप्रूव करे और BSNL हर एक आदमी को फ्री में सिम कार्ड दे और हर महीने 200-300 मिनट का टॉक टाइम और 1 GB 2 GB का डेटा, और वो भी लिमिटेड वेबसाइट पर, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, पब्लिक यूटिलिटी के वेबसाइट है, उस पर उनको फ्री डेटा मिले। तो ये काम BSNL के द्वारा इम्प्लीमेंट हो सकता है यदि राइट टू रिकॉल BSNL चेयरमैन आए, ज्यूरी सिस्टम ओवर BSNL स्टाफ आए। लेकिन वो कोई स्टेप नहीं लिया। किया क्या, सीधा एक internet.org और freebasics.com, ये दोनों वेबसाइट है वो facebook.com, google.com इन कंपनियों के डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओनरशिप है।
यानी फेसबुक अपना पूरे इंडिया में रीच बढ़ाना चाहती थी, 100% तक ले जाना चाहती थी, 100% नहीं लेकिन 70, 80, 90% तक। और उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि बैंडविड्थ के प्राइस इंडिया में बहुत ज्यादा है। 1 गीगाबाइट यदि सेलफोन कंपनी से लो तो मिनिमम 200-300 रुपये में पड़ता है, कहीं 150 से कम नहीं है। तो बैंडविड्थ प्राइस बहुत ज्यादा थी, इसलिए बॉटम 70-80% ये प्राइस पे बैंडविड्थ अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो BSNL उसको बैंडविड्थ फ्री में दे, उसके बजाय फेसबुक उनको फ्री में देगी और उस वेबसाइट पे सिर्फ वही साइट चलेंगे जो जैसे fb.com है, व्हाट्सएप है, मतलब जो विदेशी कंपनियों चाहती है, क्योंकि अंत में internet.org उनके मालिक वो है। तो इस तरह से पूरा जो सोशल मीडिया का मार्केट है, और सोशल मीडिया के मार्केट का बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसका, उसमें बहुत पॉलिटिकल पावर है। जैसे हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, वो न्यूज़ सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, प्रॉफिट तो है ही नहीं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में, सारी न्यूज़पेपर कंपनियां लॉस कर रही है, जो टीवी न्यूज़ चैनल है तो सब लॉस कर रही है। उसमें जो है वो पॉलिटिकल पावर के लिए है। इसी तरह से जो सोशल मीडिया मार्केट है उसमें उसका जो पॉलिटिकल पावर है वो सारा अब फेसबुक के हाथ में चला जाएगा। कोई इंडिया की कंपनी सोशल मीडिया के मार्केट में नहीं आ रही, न किसी भारतीय कंपनी व्हाट्सएप बना रही है, न कोई भारतीय कंपनी ट्विटर बना रही है, न कोई भारतीय कंपनी फेसबुक बना रही है। और नेट न्यूट्रलिटी खत्म करने के बाद, और वो खत्म किया, नाम क्या दिया, डिजिटल इंडिया, और उसके बाद सारा इन्फ्लुएंस, सारा पॉलिटिकल पावर फेसबुक वगैरह कंपनियों के पास आ जाएगा। अब जब 1991 में FDI आया तो मेन चीज क्या थी कि FDI के सिर्फ फायदे बताए जाते थे। FDI का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रिपेट्रिएशन क्राइसिस, पॉसिबिलिटी ऑफ रिपेट्रिएशन क्राइसिस, तो वो आज भी नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी के सपोर्टर या नरेंद्र मोदी के मिनिस्टर या RSS के जो बड़े नेता हैं मोहन भागवत वगैरह, वो नागरिकों को भी नहीं बता रहे कि रिपेट्रिएशन क्या होता है, रिपेट्रिएशन क्राइसिस कैसे हो सकती है, और उनके कार्यकर्ताओं के भी नहीं बताते। आप किसी भी RSS के कार्यकर्ताओं से पूछ लो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लो कि भाई रिपेट्रिएशन क्या होता है, उसको नहीं पता होगा। उसको बताओ रिपेट्रिएशन क्राइसिस की पॉसिबिलिटी क्या है, वो भी उसको नहीं पता होगा। आप ये जो चैनल है मैंने बताया youtube.com राइट टू रिकॉल ग्रुप, इसके आप ऊपर आप सर्च करना, एक वीडियो मैंने कारगिल पर बनाया है जिसको 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, और FDI के ऊपर बताया कि FDI के लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज क्या है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि FDI से कैसे रिपेट्रिएशन क्राइसिस की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। यहां मैं दोबारा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि जब विदेशी कंपनी भारत में आती है तो मान लो उसने $1 करोड़ RBI को दिया, बदले में RBI उसे 60 करोड़ रुपया देगी, और जिस दिन उसने प्रॉफिट किया कंपनी ने 1 करोड़ का, यदि उसने लॉस किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि उसका 60 करोड़ फूक गया तो फूक गया। लेकिन जिस दिन उसने प्रॉफिट किया, मान लो 10 करोड़ का प्रॉफिट किया, तब वो 60 करोड़ ओरिजिनल कैपिटल और 10 करोड़ जो उसने प्रॉफिट किया, यदि 70 करोड़ रुपया RBI को देती है तो RBI को बदले में 1.15 करोड़ या जो भी इक्विवेलेंट डॉलर अमाउंट बनता है उसका उस समय के एक्सचेंज रेट के अनुसार वो देना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो डॉलर पोटेंशियल डॉलर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, वो रिजर्व बैंक की यानी हम भारत के नागरिकों की दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और यदि उस समय डॉलर नहीं हुआ तो उस समय देश के जो भी एसेट्स है, देश का सोना है, रिजर्व बैंक का सोना है, मंदिरों का सोना है, या तो देश में जो कोल माइंस है, मिनरल्स है, या तो और भी जो मार्केट है, वो सारे उनको उनके हवाले करने पड़ेंगे। या विदेशी ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें भारत के 2 लाख सैनिक दो आईसिस के सामने लड़ने के लिए, यदि नहीं दिए तो हम अपना सारा पैसा खींचना वापस शुरू करेंगे, रिपेट्रिएशन क्राइसिस आएगी, तुम्हारा इकोनॉमी टूट जाएगी। तो इस तरह से रिपेट्रिएशन क्राइसिस खड़ी करने की ताकत FDI से बढ़ जाती है। देखो रिपेट्रिएशन क्राइसिस हो सकता है आए ही नहीं, विदेशी कंपनी आई, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, पर उसके पास पावर आ गया कि वो रिपेट्रिएशन क्राइसिस खड़ी कर सकती है, और उस पावर के आधार पे वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में कॉम्प्रोमाइज करा सकती है। जैसे आईसिस के लड़ने के लिए 2-3 लाख सैनिक चाहिए, तो भारत सरकार को
रिपेट्रिएशन क्राइसिस खड़ी करने की धमकी देने के बाद 2-3 लाख सैनिक मांग सकती है और हमें भेजने भी पड़े। अब बार बार बीजेपी के मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि हम रिटेल में एफडीआई नहीं आने देंगे, एफडीआई में रिटेल नहीं आने देंगे, वो सिर्फ दिखावा है। असल में वो हर एक चीज में एफडीआई आने देते हैं, और जैसे ही एफडीआई की बात करो तो कि नहीं हम एफडीआई को, रिटेल में एफडीआई नहीं आने देंगे। यानी रिटेल में एफडीआई का ना आने देना वो सिर्फ एक दिखावा है, शोकेस है। रिटेल के सिवा हर एक चीज में 50% क्या 100% एफडीआई लाने की बात चल रही है। जैसे डिफेंस में, तो डिफेंस में 50% एफडीआई अलाउ किया, अब 100% एफडीआई अलाउ करेंगे। और उसके बाद कहेंगे कि भाई देखो अब भारत के हथियार भारत में बन रहे हैं, लेकिन भारत के हथियार भारत के अंदर अमेरिकन बनाएंगे, भारत के अंदर जापानी बनाएंगे। ये बात मैंने मेक इन इंडिया के ऊपर एक पहला वीडियो बनाया था, उसके ऊपर मैंने कहा है कि मेक इन इंडिया तभी असली मेक इन इंडिया है इफ इट इज मेड इन इंडिया मेड बाय इंडियंस। इफ इट इज, यदि वो मेड इन इंडिया मेड बाय फॉरेनर है तो वो नकली मेक इन इंडिया हुआ, यानी एफडीआई को ढांकने के लिए नकली मेक इन इंडिया का प्रचार हो रहा है। तो अब भारत के अंदर इजरायली कंपनी आके सोलर पैनल बनाएगी, तो टेक्नोलॉजी सारी उनके पास ही रहेगी। भारत के लोग हैं वो थोड़ा बहुत स्क्रू ड्राइवर असेंबली सीखेंगे, पर जो रियल टेक्नोलॉजी है उसमें सेमीकंडक्टर चिप बनाने की टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियर में जो कोर मटेरियल आता है वो मटेरियल बनाने की वो टेक्नोलॉजी, उनमें से किसी का एक्सपीरियंस भारतीयों के पास नहीं आएगा, वो सारा एक्सपीरियंस विदेशियों के पास ही रहेगा इतना। और जो हथियार बनेंगे तो उसके जो क्रिटिकल कोर कंपोनेंट है वो अधिकतर इंपोर्ट होंगे, और उसको बेचने से जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट के बदले में हमें डॉलर देने पड़ेंगे। तो इससे हमारी डॉलर लायबिलिटी ज्यादा कम नहीं होती, थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। और एफडीआई इन रेलवे, अब रेलवे है वो तो कोई एक्सपोर्ट करेगा नहीं। एफडीआई इन रेलवे यानी कि अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में जो पैसेंजर कॉरिडोर है, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग पैसेंजर कॉरिडोर है। यदि आप 500 किलोमीटर का कोई पट्टी देखो जिसमें रेलवे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता हो, शायद पूरे रेलवे का, यदि मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो पूरे रेलवे का 30, 40, 50% से ज्यादा प्रॉफिट अहमदाबाद बॉम्बे के पैसेंजर कॉरिडोर से आता है। और वो पूरा पैसेंजर कॉरिडोर है वो जापानियों को देने की बात चल रही है। अब जब जापान की ट्रेन आएगी तो भारत की जो ट्रेन है शताब्दी वगैरह, उसकी क्वालिटी इतनी खराब कर देंगे कि लोगों को बुलेट ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। जैसे कि बीएसएनएल की कहीं सर्विस चलती है और जैसे ही वहां पे वोडाफोन या एयरटेल की सर्विस आती है तो बीएसएनएल की सर्विस इतनी घटिया हो जाती है कि लोग बीएसएनएल छोड़ के फिर वोडाफोन या एयरटेल की सर्विस लेना शुरू करते हैं। इसी तरह से जब विदेशी कंपनियों की रेलवे लाइन आएगी बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच, तो जो शताब्दी या जो भी भारतीय ट्रेन है डबल डेकर, उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी कि अपने आप लोग बुलेट ट्रेन में जाएंगे। अब उससे जो प्रॉफिट होगा उसके बदले में हमें डॉलर देना पड़ेगा। फिर जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यानी दिल्ली से लेके मुंबई तक का गुड्स रेलवे ट्रैफिक, तो गुड्स रेलवे का जो ट्रैफिक है वो भी पूरा का पूरा जापानियों को सौंप रहे हैं। अब दूसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है दिल्ली से कलकत्ता का, वो भी करीब करीब पूरा जापानी, एक दो यूरोपियन कंपनियां उनको सौंपी जा रही है। बुलेट ट्रेन के और भी जो प्रोजेक्ट डल रहे हैं, कुछ हैदराबाद और मद्रास के बीच, हैदराबाद और चेन्नई के बीच और बेंगलोर और चेन्नई के बीच, वो भी सारी विदेशी कंपनियों को ही देंगे। तो इससे भारत के इंजीनियरों को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। तो ये एक मेन चीज है कि 1991 में, मतलब मैं कहूंगा कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में समानताएं ज्यादा है, जो डिफरेंस है वो सुपरफिशियल है। सबसे बड़ी समानता क्या है मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में, और वही समानता अरविंद भाई में भी है। ये तीनों की, मतलब मैं हमेशा सोमो के, आप मेरे फेसबुक पोस्ट पढ़ोगे तो मैं एक शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूं और वो है सोमो के। सोमो के यानी सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी और महात्मा अरविंद गांधी। इन तीनों में डिफरेंस कम है और सिमिलैरिटी ज्यादा है। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी क्या है कि ये तीनों महानुभाव अपने भक्तों को, अपने अंधभक्तों को या अपने समर्थकों को ये रिपेट्रिएशन क्राइसिस क्या होती है वो नहीं बताएंगे। अब जितनी ज्यादा विदेशी कंपनी आएगी तो प्रॉफिट भी करेगी, और प्रॉफिट करेगी उतना हम पे डॉलर की रिपेट्रिएशन क्राइसिस की संभावना बढ़ती जाएगी। अब
पूरा पेड मीडिया में मैनेजमेंट कैसे हो रहा है कि एक तो पेड मीडिया है वो इंटॉलरेंस और ऐसे मुद्दों उखाड़ उखाड़ के जो एफडीआई के मुद्दे को पूरा ढक देती है। आप देखो पिछले कुछ दिनों से बिहार का इलेक्शन था तो एक ही टॉपिक आता था, दादरी में 2-4 लोग मर गए तो पूरा कवरेज दादरी पे आता था। उसके बाद अब इंटॉलरेंस पे डिबेट आता है, 2-4 एक्टरों ने क्या कमेंट कर दी इंटॉलरेंस के ऊपर, तो मीडिया ने उसी को मेन मुद्दा बना दिया। और जो पूरा इंक्रीजिंग फॉरेन डोमिनेशन का मुद्दा है वो पूरा साइडलाइन कर दिया। करप्शन का मुद्दा भी साइडलाइन कर दिया कि गुजरात पुलिस में करप्शन हो या जितने जितने बीजेपी रूल स्टेट में करप्शन हो, वो पूरा मुद्दा साइडलाइन हो गया। मतलब पहले क्या कहा जाता था कि भाई गुजरात पुलिस में करप्शन क्यों है, तो कि इसलिए क्योंकि कुछ कानून पास करने हैं, तो करो, पुलिस है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, असेंबली को कानून बनाना है, तो क्या असेंबली को कानून बनाने है, लेकिन सेंटर है वो कुछ कुछ कानून पास नहीं करने देती। जैसे कि मकोका का कानून आएगा तो गुजरात पुलिस का करप्शन 0 हो जाएगा, ऐसा उस समय बोला जाता था मई 2014 से पहले, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस कानून को पास नहीं करने देती। तो ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो कानून पास कराने कर सकते, तो अब दूसरा बहाना बनाया कि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। भाई जो भी कानून गुजरात पुलिस में या मध्य प्रदेश पुलिस में या जहां जहां बीजेपी की सरकार है, हरियाणा पुलिस में करप्शन है, तो जो कानून सेंटर में पास करने हैं, जो कानून स्टेट में पास करने हैं, सेंटर में कम से कम लोकसभा में तो पास करो, उसके बाद देखा जाएगा राज्यसभा में क्या। पर इस इश्यू को ही कवर करना है अब कि भाई पुलिस में करप्शन है, उसका डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए पब्लिक में। तो उसका डिस्कशन ही ना हो इसलिए विदेशी कंपनियां हैं, क्योंकि यदि डिस्कशन हुआ तो नरेंद्र मोदी की बदनामी होगी। 2014 से पहले यदि गुजरात पुलिस के करप्शन का मुद्दा उठता है तो नरेंद्र मोदी के बचाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई सेंटर है वो सहयोग नहीं दे रहा भारत में करप्शन कम करने के लिए। अब तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा, अब एक ही एक्सक्यूज बचा है कि राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। इसलिए आप देखो कि पेड मीडिया है वो पुलिस के करप्शन को डिस्कस ही नहीं करेगा, और अखबार के 24 पन्ने तो भरने पड़ेंगे, वरना 24 पन्ने ब्लैंक रख दिए तो लोग अपनी अपनी जगह समाचार ढूंढना शुरू करेंगे, तो असली समाचार उनके पास पहुंच जाएगा। इसलिए समाचार मुद्दे को इंटॉलरेंस जैसे इश्यू से कवर कर दिया जाता है। और अब देखो जहां भी मोदी साहब जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, उसके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं फालतू के मुद्दे नहीं उठाऊंगा, वो फॉरेन टूर कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेन टूर आज कल हर एक प्रधानमंत्री के लिए, हर एक प्रेसिडेंट के लिए जरूरी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इस्लामिक टेररिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये सारे मुद्दों पे अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन में टेंशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, युद्ध की स्थिति खड़ी हो रही है। तो ऐसे में दूसरे देशों की सरकारों के साथ या दूसरे देशों की बड़ी कंपनियों के साथ समझौता करना शायद जरूरी हो। मैं नहीं मानता जरूरी है, लेकिन एक बड़ी सोच है कि हमें विदेशों से समझौता करना चाहिए, ट्रीटी या किसी तरह का समझौता, नहीं तो किसी तरह का अलायंस। तो अब अलायंस करना है तो जाहिर है देश के बड़े नेताओं को ट्रैवल करना पड़ेगा, और फॉरेन मिनिस्टर भी जा सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि हर एक कंट्री प्राइम मिनिस्टर से कमिटमेंट चाहता है, हर एक कंट्री प्रेसिडेंट से कमिटमेंट चाहता है। इसलिए आप देखो कि दुनिया के जितने भी वरिष्ठ लीडर है सबका ट्रैवलिंग बढ़ गया है। तो वो ट्रैवल करते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेड मीडिया उसको हीरोइक कवरेज जो देती है वो पूरा एफडीआई का मुद्दा ढांकने के लिए कि इंक्रीजिंग फॉरेन डोमिनेशन की, विदेशों का प्रभाव भारत में बढ़ रहा है, वो ढकने देते हैं। और दिखावा क्या करता है, देखो आप, पेड मीडिया शोज दैट एमएनसी ओनर्स डोंट वांट टू कम बट मोदी इज कन्विंसिंग एमएनसी ओनर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। जो विदेशी कंपनियां हैं वो तो भारत की इकोनॉमी को डकारने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार है ही, 1991 से तैयार है, उससे पहले भी तैयार थी, 1984 से तैयार थी। पर दिखावा क्या किया जाता है पेड मीडिया के अंदर कि भाई विदेशी कंपनियां भारत में आना ही नहीं चाहती। मोदी साहब जाके उनको कन्विंस करते हैं कि तुम भारत में आके इन्वेस्ट करो और देखो उससे भारत का भला हो रहा है। यानी पूरा उल्टा दिखाया जा रहा है, विदेशी कंपनियां आना चाहती है और एक भ्रम खड़ा किया जाता है वो आना ही नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी उनको रोकने में असमर्थ है क्योंकि मीडिया पूरा विदेशी कंपनियों के हाथ में। यदि नरेंद्र मोदी साहब ने उनको रोकने की कोशिश की तो उनकी कुर्सी उखड़ जाएगी, सारे बीजेपी के नेताओं की भी कुर्सी उखड़ जाएगी। इसलिए उनको रोकने में असमर्थ है। इसलिए दिखावा यह किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी उनको लाना चाहते हैं। विदेशी कंपनियों के आने से रिपेट्रिएशन क्राइसिस की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जाएगी।
लेकिन